नमस्कार मित्रों, आज का मेरा वीडियो परिवर्तन योग के ऊपर है कि परिवर्तन योग क्या होता है, आपको इसे कैसे समझना है, कितने प्रकार के योग होते हैं, इन योगों के अध्ययन के समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसको किस प्रकार से समझना है, वह सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप सुनिएगा अंत तक, और ताकि आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को आंसर्स के माध्यम से दूर कर पाऊँ। और दूसरी चीज़, अब तक के जो आपने मेरे जितने भी वीडियोस को सुना है, सराहा है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आगे भी इसी तरह मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगी आपके जो भी रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं उनको बनाऊं और जहां तक हो सके आपकी मदद कर सकूं इन वीडियोस के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। परिवर्तन योग क्या होता है? देखिए, जब भी दो भावों के स्वामी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के भाव में चले जाते हैं, तो परिवर्तन योग बनता है। इसमें दो भाव इन्वॉल्व होते हैं और दोनों भावों के स्वामी एक दूसरे के भाव में चले जाने से परिवर्तन योग बनाते हैं। तो ऐसे में दोनों भावों के स्वामी अपने भाव की क्वालिटीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो भावों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है वो मैं आपको आज उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। और ये योग जो होते हैं, परिवर्तन योग, 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है महापरिवर्तन योग, दूसरा होता है खल परिवर्तन योग, और तीसरा होता है दैन्य परिवर्तन योग। चौथे किस्म का जो परिवर्तन होता है उसे हम विपरीत राजयोग बोलते हैं, जो कि परिवर्तन योग में इसमें नहीं आता, और उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको मैं एक एक करके विपरीत राजयोग को समझाऊंगी। तो आइए हम इसे समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम महापरिवर्तन योग के बारे में समझते हैं। देखिए, महापरिवर्तन योग में कुंडली में जो भी आपके शुभ ग्रह हैं, जैसे कि केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया, दूसरा भाव हो गया या 11वां भाव हो गया, ये आपके शुभ भाव हैं। 1, 4, 7, 10, 5, 9, 2, 11, इन भावों के स्वामियों का एक दूसरे में जाना, एक्सचेंज करना, उसे हम महापरिवर्तन योग बोलते हैं। ऐसे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि शुभ स्थान के स्वामी शुभ स्थान में जाने से एक दूसरे के भाव को और उठा देंगे, अपनी गुड क्वालिटीज़ एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से राजयोग की भी फॉर्मेशन होती है और धन योग की भी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि 5, 9, 2, 11 ये सारे हाउसेस आपको धन संपत्ति भी देते हैं, और 1, 4, 7, 10 आपको जीवन में स्टेटस देते हैं, और ये विष्णु स्थान है, और बाकी के लक्ष्मी स्थान हैं। 5 और 9 आपके लक्ष्मी स्थान हैं। तो ये जब एक्सचेंज होता है तो इंसान जीवन में बहुत प्रोग्रेस करता है और अच्छी पोजीशन पर पहुंचता है। अब मुझे यकीन है आप में से कईयों के पास इस प्रकार के योग होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस तरह के योग होने के बाद, एक्सचेंज होने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, और वह जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसके पीछे भी 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि ग्रह जो हैं एफ्लिक्टेड हैं, किसी मेलेफिक पापी ग्रह की वजह से एफ्लिक्शन में आ जाते हैं। पापी ग्रह उनके साथ बैठ जाए या उन्हें देख रहा हो तो वह अपने जो डिलीवरी की क्षमता है वह बहुत कम हो जाती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण कि यदि ग्रहों की डिग्रीज जो है वह बहुत ही कम है या बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब ग्रह की डिग्रीज बहुत कम होती है तो ऐसे में बोला जाता है कि ग्रह बाल अवस्था में है। मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, जब बहुत छोटा होता है तो वह कुछ भी काम करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती, तो वह निर्बल सा होता है। उसे कोई बड़ा इंसान ही जो भी वह एक्टिविटीज़ करेगा वही करवा सकता है। उसी प्रकार से ग्रह जब अपनी 0 डिग्री से लेकर 5 या 6 डिग्री तक के बीच में बहुत ही बाल अवस्था के माने जाते हैं, उनके अंदर डिलीवरी दे पाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उसी प्रकार से यदि ग्रह आपके 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो वह भी बहुत ही वृद्धावस्था के माने जाते हैं, यानी कि ओल्ड, बूढ़े हो गए हैं। तो जो इंसान जब
उम्र बढ़ती है तो थोड़ी उसकी डिपेंडेंस हो जाती है दूसरों पे, उसकी खुद की बॉडी की एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे में यदि ग्रह भी वृद्धावस्था के हो जाएं तो वह आपको जो डिलीवरी की उनकी क्षमता है, आपको दे पाने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। तो यदि ऐसे शुभ ग्रहों के एक्सचेंज हो रहा है और ग्रहों की डिग्रीज बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं, तो भी आपको जो रिजल्ट्स हैं वह ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स तो मिलेंगे, पर यदि आपको यहाँ पर इस लेवल के मिल सकते हैं तो इस लेवल के मिलेंगे। तो जो उनका क्वांटम है उसमें कमी आ जाएगी, दे पाने की क्षमता में कमी आ जाएगी, पर मैंने देखा है रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। तो आइए आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं ये समझाती हूँ। अब यदि आपका यहाँ पर धनु लग्न का चार्ट है, यदि आपके 9वें भाव का स्वामी सन सूर्य यहाँ पर बैठा है और 10वें भाव का स्वामी बुध यहाँ बैठा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक महायोग बन गया। इसे हम धर्म कर्म अधिपति योग भी कहते हैं या राजयोग भी कहते हैं। ये हाईएस्ट क्वालिटी का राजयोग है, क्योंकि जो 10वां भाव है आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र हाउस है और जो 9th हाउस है वह आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण भाव है। यदि इन दो स्ट्रॉन्ग हाउसेस के लॉर्ड्स स्वामी एक दूसरे के भाव में चले जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इंसान करियर के मामले में 10वें भाव से आप करियर देखते हैं, करियर के मामले में बहुत लकी होता है और बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि 9वें भाव से आपका लक आता है, आपका भाग्य आता है। और 9वें भाव से आपकी किए गए धार्मिक कार्य भी आते हैं। तो 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जाने से इंसान जो भी शुभ कार्य करेगा उसको रिवॉर्ड झट मिल जाएगा, उसको जो है रिकॉग्निशन, 10वां भाव रिकॉग्निशन का भी है, तो उसको उसकी रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ऐसा जो योग है इंसान को बहुत अच्छा ओहदा दिलाता है, फेम दिलाता है और जल्दी प्रोग्रेस कराता है। पर यदि ऐसा योग होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप देखिए कहीं ना कहीं डिग्रीज में प्रॉब्लम है या कोई ना कोई पापी ग्रह उनके साथ बैठा है तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि मंगल उनको देख रहा है या मंगल उनके साथ बैठा है उनमें से किसी के साथ, तो जो रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाएगी। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, यदि इस तरह के एक्सचेंज में कोई और भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका शनि बैठ गया, तब क्या होगा? तो देखिए शनि तो एक अशुभ ग्रह है और ख़ास तौर पे धनु लग्न के लिए तो ये एक फंक्शनल मेलेफिक है। तो शनि यहाँ पर बैठने से इस योग में ऐसा नहीं है कि योग को होने से रोकेगा, योग तो आपको होगा, उसके रिजल्ट मिलेंगे, पर थर्ड, क्योंकि ये तीसरे भाव का भी स्वामी है और दूसरे भाव का भी स्वामी है, तो आपको इस योग के माध्यम से थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस से स्ट्रगल्स भी आते हैं और दूसरा भाव धन का है। तो स्ट्रगल के पश्चात आपको धन मिलेगा और आपको जीवन में बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ प्रोग्रेस में थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है और हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा यदि इस प्रकार का कोई कम्बिनेशन बनता है। तो कोई भी ग्रह यहाँ पर आपके साथ मतलब इस एक्सचेंज में बैठा हो, तो वो जिस भी भाव का स्वामी है वो भी भाव आपके इस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो था महायोग का एग्जाम्पल। इस प्रकार से आप कोई और भाव का भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल ना लेके हम कोई और महायोग का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लग्न, यहाँ पर आपका लग्नेश जो है वो जुपिटर है, वो सप्तम भाव में आ गया और सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है वो आपके लग्न में आ गया। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एक महायोग बन गया। ऐसा योग इंदिरा गांधी जी के चार्ट में भी है। उनकी कर्क लग्न की कुंडली है, लग्नेश उनका सप्तम भाव में है और सप्तमेश उनका लग्न में है। तो ऐसे में देखिए सप्तम भाव से आपके सामने आने वाले लोग हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में जिनके साथ आप संपर्क में आते हैं वह सब लोग हैं। तो लग्नेश हमें ये पता है कि लग्नेश जहाँ भी जाएगा उस भाव का भला करेगा। तो लग्नेश यदि सप्तम भाव में जा रहा है तो आप जिन लोगों से भी मिलेंगे आप उनके साथ जुड़ने की आपकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं उनके साथ एक रेपो बिल्डिंग करूं, उनके साथ जुड़ूं और कनेक्शन बनाऊं। और उसी प्रकार से 7th हाउस, सप्तम भाव यदि आपके लग्न में बैठता है उसका स्वामी, तो जो भी आप जिन लोगों से भी मिलते हैं वो लोग आपके साथ खिंच जाएंगे,
आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो दोनों तरफ से ही यहाँ पर गठबंधन अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, एक्सचेंज है, वह इंदिरा गांधी जी के चार्ट में देखा गया। और हम सभी जानते हैं कि वह हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और बहुत फेमस लीडर थी, और 2 बार वह प्रधानमंत्री की चेयर पे आई और दोनों बार बहुत अच्छे से उन्होंने जो है इलेक्शन जीते। इसका कारण यही है कि उनके पास इस तरह का बहुत बढ़िया एक्सचेंज हो रहा था महायोग का, और लोग उनसे जुड़ जाते थे, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे, और वह भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि लोगों के साथ अपना एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाएँ। तो इस तरह से महायोग काम करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि खल योग क्या होता है। देखिए, खल योग जो होता है वह हमारा सेकंड क्वालिटी का जो है एक्सचेंज होता है, परिवर्तन योग होता है। इसमें आपका थर्ड हाउस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हमने थर्ड हाउस को इस तरह से मार्क कर देना है, और थर्ड हाउस का जो भी शुभ हाउसेस हैं, जैसे केंद्र हाउस 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण हाउसेस 5, 9, या सेकंड हाउस या 11th हाउस, ये सारे आपके शुभ भाव हैं। इनका कनेक्शन यदि थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज बन जाए तो ऐसे में खल योग की जो है प्राप्ति होती है। और खल योग जो है ये बहुत अच्छा योग नहीं है। यहाँ कभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी आपको बुरे परिणाम मिलते हैं। खल यानी कि नॉट गुड कैरेक्टर, जहाँ पर जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता उसे हम खल बोलते हैं। तो खल योग थर्ड हाउस जो है वहाँ कहीं ना कहीं 8th हाउस की रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ से थोड़ी चीटिंग भी आती है, मतलब कि जो चीज़ आपको नहीं पता वो चीज़ थर्ड हाउस से आएगी, क्योंकि 8th का 8th है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड जहाँ भी जाएगा उस भाव से संबंधित आपको कोई जानकारी जो होगी वो आपसे छुपी रहेगी। तो आपको उस भाव में नुकसान होगा जहाँ भी थर्ड लॉर्ड बैठेगा। पर शुभ हाउस का स्वामी यदि थर्ड हाउस में जाता है तो थर्ड हाउस को तो बल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमें खल योग किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर इस कुंडली में शनि है थर्ड हाउस का स्वामी, और शनि मान लीजिए यहाँ 7th हाउस में बैठ गया, और 7th का लॉर्ड मान लीजिए यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठ गया, मरकरी, बुध। तो हम इसे कैसे अंडरस्टैंड करें? देखिए, थर्ड हाउस से आपकी कम्युनिकेशन भी आती हैं, आपकी पावर टू जिसका कहते हैं ना पराक्रम, वो सब भी आता है, और आपकी एफर्ट्स भी आती हैं। तो वो तो आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई। तो यदि शनि यहाँ बैठा है तो आप अपनी एफर्ट्स के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है लोगों के साथ जुड़ेंगे, और आपकी एफर्ट्स कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपका थर्ड लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया। और आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के मामले में थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है, या आपके साथ जो भी रिलेशनशिप्स होंगे वहाँ कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी वहाँ कहीं ना कहीं हिडननेस आ जाएगी। उसी प्रकार से यदि 7th लॉर्ड आपका यहाँ बैठने से आपकी कम्युनिकेशन जो है वह अच्छी हो जाएगी, और जो है जो है आप रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से अनसर्टेन हो जाएंगे, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भाव में तो बढ़ोतरी आ गई, पर ये भाव में थोड़ा शुभता में कमी आ गई, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठ गया। तो ये जो एक्सचेंज है आपके शुभ भावों में कमी कर देगा, और तीसरे भाव को हमेशा लाभ पहुँचता है इस प्रकार के एक्सचेंज के माध्यम से। तो आइए अब हम समझते हैं कि दैन्य योग क्या होता है। देखिए, जो दैन्य योग होता है उसमें आपके 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं वह इन्वॉल्व होते हैं, और उनका एक्सचेंज यदि आपके शुभ भावों के स्वामियों के साथ हो जाए, यानी कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें, या फिर 5वें, 9वें, या फिर दूसरे 11वें, इन भावों में से किसी भी भाव का एक्सचेंज यदि 6, 8, 12 के साथ हो जाए तो इसे हम दैन्य योग बोलते हैं। दैन्य योग सबसे लोअर कैटेगरी का परिवर्तन योग है। ऐसे में जातक को हमेशा नुकसान ही होता है, कहीं उसको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि
छठे भाव से आपके 3Ds आते हैं, डिफ़िकल्टीज, डेथ्स एंड डिजीज़ेस। 8वें भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, एक्सीडेंट्स आते हैं, अचानक से होने वाले उतार चढ़ाव आते हैं। जो 12वां भाव है वहाँ से हमेशा इंसान को व्यय होता है, नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं। तो यदि इन तीनों भावों का एक्सचेंज शुभ भावों के साथ हो जाए तो शुभ भावों में कमी आ जाती है, और शुभ भावों के स्वामी यदि 6, 8, 12 में चले जाएं तो 6, 8, 12 से जुड़ी हुई चीज़ें और बढ़ जाएंगी, तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वह और बढ़ जाएंगी। जीवन में ट्रांजिशन जो है, उतार चढ़ाव जो है वह भी बहुत बढ़ जाएगा, नुकसान जो हैं वह भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आप दैन्य योग को समझ सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर लग्नेश जो है गुरु, वह मान लीजिए आपके छठे भाव में है, और छठे भाव का स्वामी जो शुक्र है वह मान लीजिए आपके लग्न में है। तो यहाँ पर लग्न और छठे भाव का एक्सचेंज हो गया। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि लग्नेश जो है वह जहाँ भी जाएगा उस भाव का भला करेगा। तो लग्नेश और यहाँ पर षष्ठेश जो छठे भाव का स्वामी है, वह दोनों हम यहाँ इस उदाहरण में देख रहे हैं कि गुरु और शुक्र एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। तो ये जब भी एक्सचेंज होगा तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र ना होने से जो है अनकंफर्टेबल होंगे एक दूसरे की राशि में। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, लग्नेश का छठे भाव में जाने का मतलब है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह बढ़ जाएंगी। तो जीवन स्मूथ तो नहीं रहने वाला, क्योंकि छठे भाव के जो भी गुण हैं वह बढ़ जाएंगे। पर क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठा है तो ऐसा इंसान हमेशा कोशिश करेगा कि जो भी जीवन में परेशानियां हैं उनको किसी प्रकार से कम करने की। तो ऐसा इंसान हमेशा कोई ना कोई परेशानियों को झेलेगा और उन्हें हमेशा कम करने की कोशिश करता रहेगा। तो जीवन जो होगा वह उसके लिए स्मूथ राइड तो नहीं होने वाला, आसान नहीं होने वाला, परेशानियां रहने वाली हैं। और ऐसे लोग देखा गया है कि अपनी सेहत के मामले में काफ़ी ध्यान रखते हैं, और उनको रखना भी पड़ता है कि जहाँ वो ढील बरतेंगे उनको कोई ना कोई यहाँ पर रोग हो सकता है, रोग होने की परेशानी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश बैठ गया। अब देखते हैं कि छठे भाव का यहाँ बैठने से क्या होगा। देखिए, छठा भाव यहाँ पर बली हो गया, तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु तो बढ़ जाएंगे, और इफ़ेक्ट किसको करेंगे? लग्न को करेंगे। और लग्न यानी कि आप खुद, आपका संपूर्ण शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका पूरा जीवन वह लग्न है। तो वहाँ पर छठे भाव के जाने से इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंसान जो है हमेशा परेशानी में घिरा रहेगा, उसकी सोच जो होगी वह हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसे कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को रोग भी रहते हैं और उनको अपने जीवन में बहुत संभल के चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो भाव हैं वह स्ट्रांग हो गए। पर क्योंकि छठा भाव उपज स्थान है तो ऐसा नहीं है कि छठे भाव से हमेशा ख़राब चीज़ें ही आती हैं। इंसान कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाएगा। छठे भाव में जॉब्स भी आती हैं, तो इंसान को बहुत हाई क्वालिटी की जॉब मिल जाएगी। पर देखिए, सिंपल तौर पे दैन्य योग जो हमारी पुरानी पुस्तकें बनी थी उस समय कुछ चीज़ें आजकल के ज़माने की नहीं थी, तो ये उस ज़माने का बना हुआ है। और उस ज़माने में जब ये योग बने थे तो उस समय इतने सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन नहीं थे। पर आजकल के युग में यदि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के साथ कनेक्शन बनता है तो इन भावों में कुछ अच्छी चीज़ें भी छुपी हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं छठे भाव से। यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, या आप कोई बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को उधार दे सकते हैं, उस तरह का कोई भी कार्य कर सकते हैं। 8वां भाव जो है वह आपका ऑकल्ट साइंस का है, तंत्र मंत्र की विद्या है, रिसर्च का भी है। तो यदि आपके शुभ भावों के साथ इसका एक्सचेंज बन रहा है तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। 12वां भाव जो है अब्रॉड का भी है, अध्यात्म का भी है। तो आप यदि त्रिक भावों की अच्छी क्वालिटीज़ को पकड़ेंगे तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है इस प्रकार के एक्सचेंज से। पर यदि आप उसकी सिर्फ बुरी क्वालिटीज़ को ही पकड़ते हैं तब आपको ऐसे में इन एक्सचेंजेस से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं इसी चार्ट में। यदि आपके 4th हाउस का जो लॉर्ड है उसका
12वें भाव के साथ कनेक्शन बन जाए, यानी कि जुपिटर इधर आ जाए और मार्स इधर आ जाए, तो क्या होगा? चौथा भाव आपके सुख स्थान है, यहाँ पर सुख भाव आपके 12वें भाव में चला गया, यानी कि आपको सुख नहीं मिलने वाला जीवन में। और चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी जो है वह व्यय में चलेगी। ऐसे इंसान के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी और उसको उसके जीवन में सुख की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर चौथे भाव से आने वाली चीज़ों में गिरावट आ जाएगी, उसका नुकसान होगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया और 12वें भाव की जो भी गुण है मैं चौथे भाव में आ गए। तो इंसान जो है अपने सुख सुविधाओं पे खर्चा करेगा और अपने जीवन में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी खर्चा करने वाला है। तो ऐसे लोग जो हैं खुद के मकान में नहीं रह पाते, उन्हें जो है किराए के मकान में रहना पड़ता है, उस पे खर्चा होता है। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन जो है इन भावों को बिगाड़ते हैं, जिन भी भावों में ये बन रहे होते हैं एक्सचेंजेस। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो मित्रों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करके प्रोत्साहित कीजिए और बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। और सुनने के लिए धन्यवाद।